हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम 10th आईसीएसई के लिए एक बहुत ही बढ़िया सीरीज लेके आने वाले हैं, जो कि आगामी जो परीक्षाएं हैं आपकी, जो अपकमिंग क्लास 10th आईसीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए ये सभी क्वेश्चन जो भी हमारे वीडियोस होंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है, फोर्स है। इसका हमने आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इस वजह से हमने क्या किया है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। तो इसमें हमें सबसे पहले बेटा पढ़ना है फोर्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज अ टेंडेंसी टू चेंज द पोजीशन और स्टेट ऑफ एनी बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, क्लास आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में जैसे कि 9th वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके इफेक्ट्स भी आपने पढ़े होंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो फोर्स आपको पता होना चाहिए कि फोर्स, पहले तो हमें ये समझना है कि फोर्स हमें कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, तो फोर्स जो है हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो फोर्स आपके पास पहले तो 2 बॉडी होती हैं। आपकी जो भी बॉडी है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। एक है आपकी रिजिड बॉडी और दूसरी होती है आपकी नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड बॉडी में कौन आएगी, जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारे घर में माताएं बहनें होती हैं वो क्या करती हैं, सुबह से आटा वगैरह लेती हैं, आटा की लोई बनाती हैं और उसको क्या करती है, ठोस लगाती हैं, तो ये चपाती बन के तैयार हो जाती है। तो इससे क्या देखते हैं हम, इसमें हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी भी नॉन रिजिड बॉडी पर, या आप कोई भी स्पंज लीजिए जो कि रिजिड ना हो, उसको भी आप दबाते हैं तो उसका क्या होता है, साइज और शेप दोनों चीज़ें क्या होती नजर आती हैं, चेंज होती नजर आती है नॉन रिजिड बॉडी में। ठीक है, बट जब हम बात करेंगे एक रिजिड बॉडी की, तो रिजिड बॉडी में जब हम फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता हुआ नजर आता है, उसमें कोई ना कोई मोशन होता हुआ नजर आता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो वो बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो बॉडी किस प्रकार से है। एक तो होती है कि जब बॉडी क्या हो, फ्री हो, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से बॉडी, इस पर हमने फोर्स लगाया तो ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, बिकॉज इट इज़ फ्री टू मूव। बट अगर सपोज दैट इसी बॉडी को हम क्या करें, कहीं से एक जगह से हम पाइवोटेड कर दें, मीन्स फिक्स कर दें, तब इस केस में अगर हम इसमें फोर्स लगाते हैं तो हम ये क्या होती है, ये बॉडी इस प्रकार से क्या होने लगती है, रोटेट होने लगती है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जब हम किसी बॉडी है और वो बॉडी कैसी है, रिजिड है, और रिजिड बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको या फिर तो उसमें क्या हो रहा है, एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि लीनियर मूवमेंट मिल रहा है, या फिर क्या मिल रहा है, एक रोटेशनल मूवमेंट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं रिजिड बॉडी में क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट मिलता है, और जो नॉन रिजिड बॉडी है वहाँ पे आपको साइज और शेप चेंज होती हुई नजर आती है। इसके अंदर थोड़ा सा और पढ़ेंगे, तो जैसा कि हमने आपकी फोर्स की डेफिनेशन बता दी है, अब इसके अंदर पढ़ेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जो फोर्स का यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल एन होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम पर जब किसी भी यूनिट को डिसाइड किया जाता है तो वो हमेशा कैपिटल शो की जाती है। और अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है, डाइन होती है। क्या होती है, डाइन। अच्छा, इस चीज़ को समझते हैं कि 1 न्यूटन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो फोर्स है F इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम ही होता है। और एम को जब हम निकालते हैं इसकी एसआई यूनिट, तो हमारा यहाँ पे जो 1 न्यूटन निकल के आता है वो निकल के आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हुई। एसआई सिस्टम मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। जब हम सीजीएस सिस्टम के अंदर बात करते हैं, सीजीएस का मतलब होता है, यहाँ पर आप देखिएगा जो यहाँ पे जो सीजीएस है, सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इस यूनिट को हमें क्या करना है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देखिए, इसको हम बोल सकते हैं 10⁻³ ग्राम, और ये होता है 10⁻² सेंटीमीटर, और सेकंड है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये बन रहा है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बेटा डाइन बोलते हैं। तो कई बार आपसे रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। तो यहाँ से आपका रिलेशन निकल के आता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है बेटा 10⁵ डाइन निकल के आता है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स है वो किस प्रकार की क्वांटिटी होता है। तो जो फोर्स है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है ना। आपने 2 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, एक पढ़ी होगी स्केलर क्वांटिटी, एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द
वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे चलिए फोर्स हमारा यहाँ पे क्लियर होता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अभी हमने आपको बताया कि जब हम किसी भी रिजिड बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, कोई ना कोई बेटा मूवमेंट होता हुआ नजर आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, या फिर तो आपका पहला जो हमने यहाँ बताया, या फिर तो वहाँ पे लीनियर मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा जिसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं एक प्रकार से, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन होता नजर आएगा। दूसरा आपको या फिर तो वहाँ पर रोटेशनल नजर आएगा। ट्रांसलेशन कब आएगा होगा, जब कोई भी बॉडी क्या होगी, फ्री टू मूव होगी, मतलब कि मूव होने के लिए अगर कोई बॉडी फ्री है तो जैसे हमने अभी इसका एग्जांपल दिया कि अभी ये बॉडी फ्री है और जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मूव होगी। कोई बॉल है, बॉल को रखेंगे, उसको हम थोड़ा सा पुश या पुल करेंगे तो वो भी क्या होगी, मूव होगी। बट यहाँ पर आप क्या करना है, जब रोटेशनल में क्या होता है, इसमें हम बॉडी को किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर देते हैं। जो फिक्स पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पाइवोटेड पॉइंट। जैसे अगर हमने इसको पाइवोट कर दिया, सपोज दैट ये कोई भी हमारे पास पेन है मान लीजिए, और यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, या इसी को हम बोल सकते हैं पाइवोटेड। जब हम इसको पाइवोटेड या फिक्स कर देते हैं और यहाँ से हम इसमें क्या करना है, फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाने पर जो बॉडी किस प्रकार से इस टाइप से मूव करे, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जब कोई भी बॉडी मूवमेंट करती है तो यहाँ पे आपको दो प्रकार से मूवमेंट नजर आता है। जैसे अगर हमने इस डायरेक्शन में मूवमेंट कराया तो ये जो आपका डायरेक्शन है, आप जी समझिए, ये आपका जो डायरेक्शन है वो होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो मूवमेंट यहाँ पर होगा वो कैसा होगा, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। जब अगर हम इसी पाइवोटेड पॉइंट के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ से फोर्स ऊपर से अगर हम यहाँ की ओर लगाएं तो यहाँ पर बॉडी इस टाइप से आपकी मूव करेगी, जो कि क्या होगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पर जो बॉडी नजर आएगी वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर जो बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती हुई नजर आएगी। चलिए थोड़ा सा इसको और समझते हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, इसको भी समझेंगे। तो जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है बेटा, उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। आपको पता चल गया होगा वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अभी तक आप कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे, तो इसलिए इसको मैच करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें आपकी दो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि क्या होती है, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कोई भी जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है जिसे हम टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो जो टर्निंग इफेक्ट जिसे हम यहाँ से टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, एक तो वो एफ पर डिपेंड करेगा और एक डिपेंड करेगा डी पर। तो यहाँ समझते हैं एफ और डी क्या है। जैसे हमने आपको यहाँ समझाया कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पे पाइवोटेड है और हम यहाँ से क्या करना है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस टाइप से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो फोर्स है उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका क्या है, जो बॉडी यहाँ पे क्या हो रही है, रोटेट होती हुई नजर आएगी। जब इस प्रकार से रोटेट होगी तो ये किसी ना किसी एक्सिस पर रोटेट हो रही होगी। जैसे सपोज दैट कोई भी आप अगर इस प्रकार से मान लीजिए दरवाजा लेते हैं, सपोज आपके पास ये कोई भी दरवाजा है घर पर, और यहाँ पर आपने क्या है, यहाँ पे हिंग्स लगी हुई है, ठीक, कब्जे जिन्हें बोलते हैं, तो ये जो आपकी एक्सेस होगी इसी को बोलेंगे बेटा एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसी एक्सेस पर वो बॉडी क्या होती हुई नजर आएगी, मूव होती हुई नजर आएगी। तो इस प्रकार की जो जहाँ पर इसको हमने क्या किया है, पाइवोटेड किया है, उस पर उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। बार बार आप इस प्रकार का वर्ड आप सुनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो भी आपका टर्निंग इफेक्ट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर कि कितना क्वांटिटी का फोर्स है, और याद रखना वो भी फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। जो फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और दूसरा ये डिपेंड करता है किस पर, आपका ये होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मींस यहाँ से जो आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी जाएगी, और वहाँ से हम जो फोर्स लगा रहे हैं उस प्रकार से इसमें मूवमेंट होगा, ठीक है। तो फोर्स भी कैसा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, और जो आपका कहने वाला है डिस्टेंस है वो भी हमने क्या ली है, परपेंडिकुलर ली हुई है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे इसकी यूनिट की। तो याद रखना यहाँ से जब यूनिट बनाते हैं हम, यहाँ से आप देखिएगा जब हम यहाँ से इसकी यूनिट बना रहे हैं तो यूनिट इसकी क्या निकल के आ रही है,
चलिए यहाँ से हम यूनिट बनाते हैं इसका। तो जो इसकी यूनिट होगी टॉर्क की वो क्या होगा, F/d फॉर्मूला होता है, इससे बनता है न्यूटन और इससे बनता है मीटर। तो जो इसकी यूनिट बनेगी वो बनेगी न्यूटन मीटर, जो कि क्या है SI सिस्टम के अंदर होगी। तो SI सिस्टम में इसकी जो यूनिट बनती है वो न्यूटन मीटर बनती है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो यहाँ पर न्यूटन है, 1 न्यूटन जो है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि 1 न्यूटन जो होता है वो क्या होता है 9.8, थोड़ा सा इसको हम बैक करते हैं, यहाँ समझिए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 1 kgf जो फोर्स होता है, यहाँ पे फोर्स पढ़ेंगे वेट जिसे हम बोलते हैं, जो बॉडी का वेट है यहाँ पे 1 kgf फोर्स जो होता है वो क्या होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 9.8 क्या है जी, अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी है। क्योंकि हम कोई भी बॉडी को जब फ्रीली इस प्रकार से क्या करते हैं, वेट उसका करते हैं, तो वहाँ पर क्या वर्क करता है, एक ग्रेविटी वर्क करती है। तो ग्रेविटी के अंदर जो ग्रेविटी की वजह से जो उसका मास निकल के आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका वेट निकल के आएगा वो क्या होगा 1 kgf जो होगा वो 9.8 न्यूटन होगा। और अगर हम इसी को हम देखें कि 1 ग्राम फोर्स अगर हम देखें तो वो बनता है बेटा 980 न्यूटन के बराबर, ठीक है, या 980 डाइन। यहाँ पर CGS फॉर्म में देखें तो CGS फॉर्म में ये होता है, और SI फॉर्म में आपको याद रखना है, SI फॉर्म में आपका ये होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और देखेंगे तो हमने आपको बताया इसकी यूनिट आपको समझा दी है, यूनिट आपको बता दी है कि एक आपकी CGS यूनिट होती है। CGS यूनिट आपकी क्या है, CGS यूनिट यहाँ पर बन जाएगी बेटा डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। और SI यूनिट जो बनेगी इसकी वो क्या बनेगी, न्यूटन मीटर बनेगी। अगर इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे तो जो रिलेशन उसका होता है तो हम आपको बता चुके हैं कि जब 1 न्यूटन मीटर देखेंगे तो 1 न्यूटन में बेटा 10⁵ डायन होते हैं और मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ निकल के आता है 10⁷7 डायन सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सीरीज को, और यहाँ समझते हैं कि जो मोमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई भी रिजिड बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो क्या होनी चाहिए, एक पॉइंट पर जब वो पाइवोटेड होती है तो उस कंडीशन पे वहाँ पे मूवमेंट आप देखते हो, ठीक है। तो मूवमेंट वो भी कौन सा वाला, रोटेशनल मूवमेंट, याद रखना है। यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो किस प्रकार का होगा, रोटेशनल होगा, है ना। अब रोटेशनल को ही हमने यहाँ पे टर्न कहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो टर्न हो रहा होगा। अब टर्निंग जो है 2 प्रकार की है, एक होगी क्लॉकवाइज और एक होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर कहीं पर हमें नजर आ रहा है कि कहीं पर क्लॉकवाइज टर्न है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी हमारी यहाँ पर पाइवोटेड है और एक फोर्स हमने यहाँ क्यों लगाया है और एक फोर्स यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो अब मान लिया हमने कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन का लग रहा है, और यहाँ पर पाइवोटेड है जिस पॉइंट पर वो O है, यहाँ एक पॉइंट A है और यहाँ पर एक पॉइंट B है। अच्छा, इसकी डिस्टेंस हमने मान के रखी है कि ये 3 मीटर है और यहाँ पर हमने डिस्टेंस मानी कि ये 1 मीटर है। चलिए इस प्रकार से आपका सिस्टम। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो है टोटल मोमेंटम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि यहाँ पर जब हम जी वाला मूवमेंट देखेंगे, इस फोर्स की वजह से मूवमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है। तो ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है हमेशा कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर सपोज दैट यहीं पर आपका ये फोर्स जो है क्या होता, ये फोर्स यहाँ ना लग के आप यहाँ देखिए इस टाइप से यहाँ पे अप्लाई हो रहा हो, तो यहाँ पर जो आपका 20 न्यूटन का फोर्स है ये इस डायरेक्शन में जाएगा बॉडी को लेकर। तो ये जो आपका मूवमेंट है इस टाइप से मूवमेंट है वो क्या होगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। और क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा कैसा कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और अगर हम कहेंगे ओवरऑल यहाँ पर कितना फोर्स वर्क कर रहा है, कितना आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स वर्क कर रहा है, तो आप देखिए जब हम क्लॉकवाइज में मूवमेंट यहाँ निकालेंगे, जैसे हम टॉर्क 1 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या निकल के आ रहा है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट अभी हमने बताया F1 × D1 करेंगे। यहाँ जी हमारा F1 हो गया, यहाँ पर ये D1 हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका ये बन के आएगा बेटा 10 × 3 30 न्यूटन मीटर, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज की, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज और निकालते हैं। यहाँ पे जी क्लॉकवाइज हो गया, अब इसके बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी निकालेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, टॉर्क 2
ठीक है। तो टॉर्क 2 आपका क्या निकल के आएगा, तो वो हो जाएगा बेटा ये है F2 और ये है आपका D2। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा F2 इंटू D2, और फॉर्मूले में जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो जो हो जाएगा 20 इंटू 1 इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम नेट मोमेंटम देखेंगे, नेट जो मोमेंटम निकल गया, मोमेंट निकल के आएगा, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जो नेट मोमेंट निकल के आएगा वो आपका क्या होगा कि जो भी हमारा क्या है क्लॉकवाइज है उसको क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। तो आपने यहाँ देखा कि जो क्लॉकवाइज के लिए हमने क्या किया है, इसको कंसीडर किया है क्लॉकवाइज में, और यहाँ इसको जो कंसीडर किया है वो लिया है एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इसमें से माइनस कर देना है क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट। बेटा याद रखना है इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, तो थोड़ा सा हमें न्यूमेरिकल्स पर भी प्रैक्टिस करते जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो 30 है, क्लॉकवाइज 20 है। तो यहाँ पे जो नेट मूवमेंट निकल के आएगा वो 10 न्यूटन मीटर का निकल के आएगा। अच्छा, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो हम कहेंगे कि अगर इसमें पूछा जाता है कि इसमें टर्न क्या है, तो इसका जो टर्निंग होगा वो क्या होगा आपका, एक प्रकार से आपका टर्निंग जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आंसर आया, मीन्स पॉजिटिव आंसर आया। ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट आपका आता है कपल फोर्स। तो कपल फोर्स क्या है, जैसे सपोज दैट ये कोई भी आपकी बोतल यहाँ पर हमने यहाँ से ली है, अब यहाँ पर आप देखिए अगर इस पर एक सिंगल फोर्स लगाएंगे तो क्या जी ओपन हो सकती है, तो पॉसिबल नहीं, एक पर्टिकुलर एक सिंगल फोर्स से पॉसिबल नहीं है। तो इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से दो फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये क्या होगा, ये इस ढक्कन को हम ओपन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है टू फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक तो अंगूठे के द्वारा और एक उंगली के द्वारा। तो आप देखोगे यहाँ पर कि अगर उंगली आगे को है तो अंगूठा पीछे की ओर आ रहा है, और अगर अंगूठे को आगे को पुश करेंगे तो हमारी उंगली क्या है वो पीछे की ओर आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी कपल फोर्स है, अगर वहाँ पर हमें रोटेशन चाहिए तो वहाँ पर आपको क्या करना है, दो फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब दो फोर्सेस का इसमें कंडीशन क्या है कि जैसे कि वो कपल फोर्स हो, जैसे हमने एक स्टीयरिंग के लिए भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी स्टीयरिंग है मान लीजिए, और उस स्टीयरिंग को एक व्यक्ति एक इस हाथ से खींचता है और दूसरे हाथ से इस प्रकार से इस पर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर भी आपके दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, और दोनों के दोनों फोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों जो फोर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और दूसरा क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर एक फोर्स नीचे की ओर होगा मान लीजिए 10 न्यूटन का, तो एक फोर्स आपको ऊपर की ओर 10 न्यूटन का होता हुआ नजर आएगा। और दोनों की दोनों फोर्स हमने अभी बता दी कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो कपल फोर्स की कंडीशन के लिए आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो दो फोर्स, टू फोर्स होना चाहिए सबसे पहले, और दूसरा आपको क्या है कि दोनों की दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जो आपका लिखा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसे होनी चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, और दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ कपल फोर्स की। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कई बार डेरिवेशन भी बेटा पूछ लिया जाता है, तो इसको डेरिवेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए कोई इस प्रकार सिस्टम बनाया है, हम मान के चलते हैं कि जैसे ये स्टीयरिंग है और यहाँ पर सेंटर O है, और जहाँ पर पहला फोर्स वर्क कर रहा है वो A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है। ठीक है। और इन दो फोर्सेस को भी हमने कंसीडर किया हुआ है। अब दोनों फोर्स क्या है, इक्वल हैं, तो हमने दोनों फोर्सेस को F कंसीडर किया हुआ है। तो इस और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, डायमीटर इसकी D है। तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया। तो जब हम A पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें, जो A पॉइंट पर यहाँ पर जो आपका क्या है टॉर्क वर्क कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू A पॉइंट यहाँ पर देखेंगे टॉर्क हमने देखा ए पॉइंट पर, तो टॉर्क क्या निकल के आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है, तो एफ इंटू डी होता है। तो यहाँ हो जाएगा एफ इंटू ए ओ, ए ओ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही हम क्या देखेंगे, बी पॉइंट पर देखेंगे, तो जो बी पॉइंट पर निकल के आएगा वो भी आपका क्या होगा, एफ इंटू बी ओ, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस देखना है। तो ये जो डिस्टेंस है वो बी ओ है, और यहाँ से जब हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्टेंस होगी ए ओ। ठीक है। तो यहाँ पे है आपका बी ओ डिस्टेंस है। ठीक है। अब इसको हम समझेंगे जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, जो टोटल आपका निकल के आता है, जो टोटल मोमेंटम यहाँ पर आप देखेंगे, टोटल टॉर्क, तो वो क्या निकलेगा, यहाँ पे टॉर्क ए पॉइंट का प्लस टॉर्क बी पॉइंट का।
दोनों को आप ऐड कीजिए तो F इंटू AO प्लस F इंटू BO। ठीक है, इन्हें जब हम आपस में सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये क्या आएगा समझिएगा थोड़ा सा। इसमें क्या करना है, तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं, छोटा हो गया है ना, चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, F आप इसमें कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा AO प्लस BO, और जब AO प्लस BO आप करेंगे, AO में जी O यहाँ पर है, AO में BO को जब ऐड करोगे तो आपका ये निकल के आएगा F इंटू डी, क्योंकि F इंटू ए बी लिख देते हैं और ए बी की वैल्यू जो है वो क्या है, डी है। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, डेरिवेट कर सकते हैं। और ये डेरिवेट करने के लिए भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है बेटा। इसके अगर कोई भी एग्जाम्पल्स पूछ जाए तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि कोई भी आप टर्निंग ऑफ द वाटर टैप, किसी वाटर टैप को ओपन कर रहे हैं तब आपको क्या है, कपल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा हमने अभी बता दिया, कोई भी आपका स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील को भी टर्न करने के लिए किसकी जरूरत होती है, कपल की जरूरत होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम दैट मीन्स कि क्या है कि जो बॉडी जिस पोजीशन पे है इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं बेटा। जैसे कि हमने आपको यहाँ समझाया कि सपोज दैट कोई भी इस प्रकार से बॉडी हमारी किसी भी फ्लोर पर रखी हुई है और यहाँ पर मान लीजिए एक फोर्स यहाँ पर 10 न्यूटन का वर्क कर रहा है और यहाँ पर मान लीजिए दो फोर्स वर्क कर रहे हैं लेकिन 5 न्यूटन के वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में है तो टोटल इसका क्या हो जाएगा, 5 और 5 करेंगे तो 10 ही न्यूटन बनेगा। और जब यहाँ पर नेट फोर्स आप देखोगे, यहाँ पर जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो आपका यहाँ दोनों डायरेक्शन का आपको देखना है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 10 न्यूटन होगा और यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, जो भी अभी हमने बताया 5 और 5 को, तो यहाँ बनेगा 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन क्या आया, 0 आया। तो जब नेट फोर्स 0 निकल के आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशन बोलते हैं। ये तो तब है जब बॉडी क्या है, फ्री टू मूव। एक कंडीशन और होती है जब बॉडी क्या होती है, किसी एक पॉइंट पर पाइवोटेड होती है। पाइवोटेड दैट मीन्स जैसे कि मान लीजिए ये हमने कोई भी एक लीवर ले लिया या कोई सिस्टम लिया जो कि यहाँ पर ओ पॉइंट पर पाइवोटेड है, एक फोर्स ए पॉइंट पर वर्क कर रहा है, एक फोर्स बी पॉइंट पर वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 5 है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 10 है, बट यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो 5 न्यूटन है और यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है वो 10 न्यूटन है। तो आप देखिएगा जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ से जो टोटल मोमेंट निकल के आएगा वो 10 × 5 बनेगा तो 50 बनेगा, और यहाँ से जब इस डायरेक्शन में जो मोमेंट निकल के आएगा वो भी 10 × 5 50 आएगा। कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने बता दिया टॉर्क क्या होता है, F × D होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही सिचुएशन में आपका 50 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी जब हम नेट फोर्स देखेंगे तो नेट फोर्स की सिचुएशन में जो नेट फोर्स यहाँ पे लगे बनेगा वो नेट फोर्स क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है, तो ये आपका जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है 50 और माइनस हो जाएगा 50 क्लॉकवाइज, तो आप देखेंगे यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। तो ये आपका कब है, जब कोई भी बॉडी को पाइवोटेड किया है तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। और ये आपका कब है, जब कोई भी बॉडी मीन्स फ्री टू मूव है, तो आपको वही समझाना है। ठीक है, यहाँ पर बॉडी फ्री टू मूव है और यहाँ पर बॉडी क्या है, पाइवोटेड है। तो अब यहाँ समझते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है इसके कंडीशन क्या क्या होती है। सबसे पहला है कि जो भी रिजल्ट है वो 0 आना चाहिए, कितने भी फोर्स वर्क करें वहाँ पर कोई भी रिजल्ट हमें निकल के नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि अगर हम रोटेशन शुड भी 0, जैसे हमने अभी इसमें बताया यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया, आपने रिजल्ट देखा 0 आया, यहाँ पर रोटेशन देखा, जो यहाँ पर टोटल जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज दोनों की दोनों टोटल करने पर भी क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है, तो यहाँ पर वो क्या है, हम दोनों ही केस में कह देंगे इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम भी जो है बेटा हमें 2 टाइप से पढ़ना है, यहाँ पर इसको आप पॉज कर करके समझते जाइएगा, है ना, इसको समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे वो 2 टाइप से पढ़ना है हमें, 2 टाइप्स का इक्विलिब्रियम पढ़ना है। एक पढ़ेंगे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक पढ़ेंगे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे ही हमने कहा ये कोई भी बॉडी मान लीजिए रेस्ट में, ठीक है, या हमने कहा कि किसी टेबल पर बुक रखी हुई है, टेबल पर इस प्रकार से मान लीजिए कोई बुक रखी है या इस प्रकार से कोई भी बॉटल रखी हुई है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फोर्स वर्क कर रहा है, एक तो ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर फोर्स वर्क कर रहा है और एक हमारा जो हैंड है इस पर क्या कर रहा है, एक इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो दो फोर्स वर्क करने के बाद भी ये बॉडी क्या है, अपनी जगह पे अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं स्टैटिक है, मीन्स रुकी हुई है, रेस्ट में है। तो हम इस प्रकार से हम कहेंगे कि इस पर सेवरल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, फिर भी ये क्या है, स्टैटिक है, रेस्ट है। तो इस प्रकार का जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या कहलाता है, स्टैटिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। हम इसके लिए बुक को और ना टेबल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब किसी बुक को हम टेबल पर रखते हैं तो आप देखते हैं कि एक तो बुक का वेट होगा जिसके जो कि ग्रेविटी की वजह से उस पर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही होगी बुक, और दूसरा क्या होता है कि जो टेबल के द्वारा भी इस पर फोर्स लग रहा होता है जिसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और दो फोर्सेस के बाद भी बॉडी कोई भी बुक है वो अपनी टेबल पर एज इट इज रखी हुई है, रेस्ट में रखी हुई है, तो हम इससे बोलेंगे कि जो बुक है वो किस कंडीशन में है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन। एक होता है डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स होता है जब कोई बॉडी क्या है, फ्री टू मूव है, ठीक है। जैसे सपोज दैट रेन ड्रॉप का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, रेन ड्रॉप के बारे में समझेंगे कि रेन ड्रॉप के केस में क्या है कि आप देखते हैं कोई भी ड्रॉप है ऊपर से नीचे की ओर चली आ रही है, अंडर द ग्रेविटी चली आ रही है नीचे की ओर, तो ग्रेविटी क्या कर रही है, उस पर नीचे की ओर फोर्स अप्लाई कर रही है जिसकी वजह से वो ड्रॉप नीचे की ओर आ रही है। दूसरा क्या है, जब वो ड्रॉप नीचे की ओर आती है तो उसे रास्ते में क्या है, एयर भी मिल रही है ना, बहुत से आपके डस्ट पार्टिकल हैं सब हैं, तो ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन जनरेट करेंगे और इसको के मोशन को अपोज करेंगे। और इतना सब होने के बावजूद भी ये क्या कर रही है, रेन ड्रॉप अपनी सेम स्पीड के साथ क्या आती है, अर्थ पर चली आती है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, बहुत से फोर्स वर्क करने के बाद भी। तो ऐसे हम बोलेंगे कि ये जो है कैसी सिचुएशन में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया जब कोई भी बॉडी क्या होगी, फ्री टू मूव होगी तो वो किस प्रकार का मोशन करेगी, ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। अगर किसी बॉडी को कहाँ क्या करें, हम किसी एक पॉइंट पर पाइवोट कर दें तो वो कैसा मोशन करेगी बेटा, रोटेशनल मोशन करेगी। ये दोनों चीज़ें आपको हमने समझा दी है, फिर से एक बार रिवाइज करा दी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम इसका सेकेंड पार्ट जल्द से जल्द लेके आएंगे। थैंक यू बेटा।